Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science history, and we will learn and understand and start chapter number 5, when people rebel, policies and the people. देखिए आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन पीपल रिबेल, यानी जब लोग बगावत करते हैं, जनता बगावत करती है। और उसमें भी जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है पॉलिसीज़ एंड द पीपल, यानी जो कंपनी थी उसने क्या पॉलिसीज़ बनाई और उसका क्या इफ़ेक्ट लोगों पर हुआ और लोगों ने क्या उसके बारे में रिएक्शन दिया। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर। So now let's start and understand with me. Since the mid 18th century, do you know about 18th century? That means the time period from 1700 to 1799, और उसका mid कितना हुआ? After the 1750. तो since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode, यानी जो नवाब और राजा थे उनकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। अपने आप से नहीं, कंपनी ने ख़त्म करनी शुरू कर दी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट दियर अथॉरिटी एंड ऑनर, जो धीरे धीरे उनका अधिकार और सम्मान धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। तो देखिए किस तरीके से उनका जो ऑनर था, उनकी अथॉरिटी को धीरे धीरे कंपनी ने ख़त्म करा। कैसे किया? सबसे पहले उनके कोर्ट्स में रेजिडेंट्स को अपॉइंट कर दिया। रेजिडेंट्स कौन होते थे? जो कि कंपनी के ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नवाब्स थे या जो राजा थे, किंग थे, उनके जो भी ऑर्डर होते थे उनमें वो इंटरफेरेंस उन्होंने अपनी करनी शुरू कर दी। इस धीरे धीरे और क्या हुआ कि उनकी जो फ्रीडम थी वो भी रिड्यूस होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फ्रीडम तो ख़त्म होगी। इसी तरह जो उनकी आर्म फोर्सेस थी उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कंपनी ने उनको बोला कि भाई आपको हमारी ही फोर्सेस रखनी पड़ेगी, नहीं तो उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड देयर रेवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज, और धीरे धीरे जो उनका रेवेन्यू था और जो उनके पावर में जो जगह थी, टेरिटरीज थी, वो भी उनसे धीरे धीरे कंपनी वापस लेती गई। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. जो बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज़ थी ना, जो रॉयल फैमिलीज़ थी, उन्होंने कंपनी के साथ नेगोशिएशन भी किया कि ताकि उनके जो उनके हित की बात हो वो सब बचे रहें, मतलब वो उनके ऊपर ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as their heir to the kingdom आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो ये चाहती थी कि कंपनी उनके अडॉप्टेड सन को ही रिकॉग्नाइज दे, यानी पहचान दे। किसके रूप में? किंगडम के उत्तराधिकारी के रूप में। कब? जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। प्लेडेड that he be given his father's pension when the latter died. तो देखिए उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि जो उसके फादर को, उनके फादर को पेंशन मिल रही थी, उनकी डेथ के बाद वो उनको मिलती रहे। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down this place. देखिए उन्होंने क्या किया, जो क्योंकि कंपनी इस समय तो सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर के नशे में बिल्कुल चूर थी, उन्होंने क्या किया, कंपनी ने सारी की सारी डिमांड को खारिज कर दिया, मतलब उनकी एक भी डिमांड नहीं मानी। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्सेड, मतलब अवध जो थी वो लास्ट टेरिटरी थी जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको अपने अधिकार में ले लिया कंपनी ने। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, जो 1801 में उन्होंने, आपको याद है ना, सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि उन पर थोप दी अवध के ऊपर। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, और 1856 में उसको अपने कब्जे में ले लिया।
Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. तो देखिए उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा लोगों का, ये कहा कि ये जो टेरिटरी है इसमें जो गवर्नेंस है वो सही ढंग से चल नहीं रही, इसलिए ब्रिटिश रूल को उनको अपने कब्जे में लेना पड़ रहा है ताकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर ढंग से फॉलो हो सके और प्रॉपर ढंग से काम किया जा सके. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. यहाँ तक कि कंपनी ने ये भी प्लान कर लिया था कि किस तरह से मुगल डायनेस्टी के जो रूल है उसको ख़त्म किया जाए. The name of the Mughal king was removed from the coins minted by company. अब जो कंपनी कॉइन्स जारी करती थी उस पर से धीरे धीरे मुगल किंग के नाम को ही हटा दिया गया. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. और यहाँ तक कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो उनकी फैमिली होगी वो लाल किला में नहीं रहेगी, रेड फोर्ट में नहीं रहेगी, उनको दिल्ली में ही कहीं अलग जगह दे दी जाएगी ताकि उनका रॉयल्टी, उनकी मतलब जो उनकी रॉयल वाला इफेक्ट है वो ख़त्म किया जा सके. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called prince. तो देखिए जो 1856 में एक दूसरे गवर्नर जनरल थे कैनिंग, गवर्नर जनरल कैनिंग, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनका कोई भी डिसेंडेंट यानी जो उनके आगे आने वाले उत्तराधिकारी हैं उसको किंग के रूप में हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ प्रिंस बने रहेंगे लेकिन किंग कोई नहीं होगा और वही लास्ट मुगल एम्परर कहलाए जाएंगे. तो इस तरह से उन्होंने मुगल डायनेस्टी के भी इफेक्ट को धीरे धीरे उनके रूल को ख़त्म किया. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज द पेजेंट्स एंड द सिपॉयज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेजेंट्स एंड सिपॉयज. उनको क्या इफेक्ट पड़ा उनकी पॉलिसीज से. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. जो गाँव में पेजेंट्स थे, किसान थे और ज़मींदार थे, वो बहुत परेशान थे किससे, हाई टैक्स और उनके रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड से. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. और यहाँ तक कि जो वो बहुत सारे इनमें से लोग थे वो ज़मींदारों को जो मनी लेंडर से महाजन थे वो उनको लोन पे बैक करने में, जो किसान थे वो बहुत सारे किसान जो है वो मनी लेंडर्स यानी महाजनों को इस तरह से उन्होंने जो पुरखों के जनरेशन से जो ज़मीन कमाई थी वो धीरे धीरे वो उनसे छूटने लगी, उनको देनी पड़ी. द इंडियन सेपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी also had reasons for discontent. मतलब जो भारतीय सिपाही थे वो जो कंपनी में काम कर रहे थे उनके भी अपने अलग रीजन से उनसे असंतुष्ट होने की. They were unhappy about their pay allowances and conditions of service. वो अपने जो पे अलाउंसेस यानी उन्हें वेतन भत्ते जो मिलते थे और जो सेवा शर्तें थी, उनकी सर्विस की कंडीशन थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे. Moreover, some of the new rules violated their religious sensibilities and beliefs. और कई लोग उनको ये मानते थे कि जो उनमें कई जो रूल कंपनी ने बनाए थे वो उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटी यानी धार्मिक जो उनकी भावनाएं थी, आस्थाएं थी, उनको वो ठेस पहुंचा रहे थे, उनको वो तोड़ रहे थे. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. तो देखिए बहुत आप ये शायद जानते हो सकता है आपको तो नहीं पता, आपके मम्मी डैडी या दादा दादी को जानते हो कि उस समय में ना क्या होता था कि बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास करते थे कि अगर वो समुद्र को पार करेंगे ना तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा और इस तरीके से वो इस चीज़ को समझते थे. So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company. तो जब 1824 में सिपाहियों को ये कहा गया कि उन्हें बर्मा जाना है सी रूट से लड़ने के लिए कंपनी की तरफ से, they refused to follow the order though they agreed to go by the land route. तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के इस रूल को मानने से जो भी वो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. वो उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट से जाने के लिए एग्री करते हैं बट सी रूट से नहीं जाएंगे. They were severely
punished, उनको बहुत बुरी तरीके से दंड दिया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट लाई डाउन, और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकी तो इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो 1856 में कंपनी ने क्या किया, फिर इसका तोड़ निकाला। उन्होंने एक नया लॉ पास कर दिया जिसमें कहा गया कि जो भी नया व्यक्ति कंपनी की आर्मी में एम्प्लॉयमेंट लेगा, नौकरी करेगा, अब उसको कंपनी की जितनी भी सर्विस कंडीशन है उनको एग्री करना पड़ेगा, और अगर उन्हें समुद्र पार जाना पड़ा तब भी उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। सेपॉयज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन कंट्री साइड, और जो सिपॉयज थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात से भी परेशान थे क्योंकि जो गांव में उनके साथ हो रहा था उसको लेकर भी उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि मैनी ऑफ देम वर पेजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, क्योंकि उनमें से बहुत सारे सिपाही जो थे वो किसान भी थे जो कि गाँवों में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys। तो इस तरह से जो किसानों का जो गुस्सा था वो जल्दी ही सिपाहियों के भीतर भी फैल गया। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, मतलब रिफॉर्म्स के लिए क्या इंडियन लोगों के रिस्पॉन्स आए। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे कंपनी ने। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। देखिए, ब्रिटिश लोग ये सोचते थे कि जो भारतीय समाज है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। तो देखिए, उन्होंने कई नियम ऐसे पास किए जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाई गई और जो विधवा विवाह था, रीमैरिज ऑफ विडोज, उसको एनकरेज किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और देखिए, 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको अलाउ कर दिया कि वो कहीं पर भी जाके अपनी लैंड और प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इन 1850 अ न्यू लॉ was passed to make conversion to Christianity easier। और 1850 में उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे क्रिश्चियनिटी को अपनाना, यानी ईसाई धर्म को अपनाना और भी ज़्यादा आसान हो गया। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। यानी उन्होंने ये कर दिया, एक तरह से लालच दिया कि जो भी क्रिश्चियनिटी को, इंडियन जो भी क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा तो वो अपनी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है ना, पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, उनका मालिक वो ऐसे ही बना रहेगा। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो इससे बहुत सारे भारतीय अब ये सोचना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया कि ब्रिटिश लोग उनके धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, और उनका जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको धीरे धीरे वो ख़त्म कर रहे हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the question number 1 is why was the freedom of local rulers getting reduced? यानी जो स्थानीय शासक थे उनकी फ्रीडम कैसे खत्म हो रही थी? So the answer is residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed force disbanded and their revenues and territories taken away by stages. तो ये मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि किस तरह से वो उनकी जो फ्रीडम थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि जो रेजिडेंट्स थे, यानी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे कंपनी के, उनको उन्होंने दरबार में रखना शुरू कर दिया राजाओं के, और जो उनकी फ्रीडम थी धीरे धीरे कम कर दी, यहाँ तक कि जो उनकी आर्म फोर्सेस थी उसको भंग कर दिया गया, हटा दिया गया, और उनके रेवेन्यूज़ और टेरिटरीज भी धीरे धीरे छीनना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर्स? यानी जो कंपनी है वो किस तरह से उसने मुगल रूलर्स के डोमिनेंस, उसके प्रभाव को ख़त्म करना शुरू किया। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय कंपनी। जो कंपनी ने कॉइन्स जारी किए थे उस पर धीरे धीरे मुगल किंग का नाम भी हटाना शुरू कर दिया। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज
descendants would be recognized as kings, they would just be called prince। तो देखिए उन्होंने क्या किया, 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बहादुर शाह जफर ही लास्ट मुगल किंग होंगे और उनकी डेथ के बाद कोई भी उनका डिसेंडेंट यानी उत्तराधिकारी हम नहीं मानेंगे, और उनके जो आगे एंसेस्टर्स हैं वो बादशाह नहीं होंगे, किंग नहीं होंगे, बस वो राजकुमार यानी प्रिंस के रूप में ही जाने जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई वर द पेजेंट्स एंड सिपॉय डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल। इसका मतलब है कि जो किसान थे और सिपाही थे वो क्यों असंतुष्ट थे कंपनी के रूल से। तो देखिए किसान क्यों थे, इन द कंट्री साइड पेजेंट्स रीसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी वो जो बहुत भारी भरकम लगान और उनकी कर इकट्ठा करने के जो मेथड थे उनसे वो बहुत परेशान थे। और इंडियन सिपाही क्यों थे, द इंडियन सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, वो अपने पे अलाउंसेस से और कंडीशन ऑफ सर्विस से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स, यानी बहुत सारे जो उनके नए रूल्स थे कंपनी के वो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं यानी ख़त्म कर रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड मैनी इंडियंस फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी बहुत सारे इंडियंस अब ये फील करना उन्होंने क्यों शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों ने उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए था कि देखिए इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर, यानी 1850 में जो एक नया कानून बना उसने ईसाई धर्म को अपनाना बहुत आसान कर दिया था। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, यानी उसमें ये एक प्रोविजन था कि जो भी इंडियन ईसाई धर्म को अपनाएगा वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी का ऐसे ही मालिक बना रहेगा। इन दिस वे मैनी इंडियंस फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब हमारा धर्म तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लालच में तो क्या करेंगे लोग उसको अपनाएंगे, अगर नहीं अपनाते थे तो उन्हें ब्रिटिश के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।